आगे चल के एक लॉस बिजनेस में खाना पड़ा उसको। कैन आई रिपीट माई स्टेटमेंट्स? क्योंकि आज का मॉरल आप बताएंगे। ओके, तो आज का जो कहानी है वो कहानी की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है एक बिजनेसमैन की। ओके, ये बिजनेसमैन एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और उसने अपनी सेविंग से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। लेकिन हुआ क्या, अब प्रॉफिट लॉस बोथ आर दी पार्ट ऑफ द बिजनेस। आपको तो पता है अप्स एंड डाउन लाइफ का पार्ट है, उसी प्रकार बिजनेस का भी प्रॉफिट और लॉस ये पार्ट है जो होता रहेगा। अब क्या हुआ, उसको आगे चल के लॉस सफर करना पड़ा बिजनेस के अंदर। बिजनेस में लॉस आ रहा था। एक दिन बगीचे में वो ऐसे टहलने गया, टेंशन में था काफी, भगवान को प्रे कर रहा था कि मैं करूं क्या, मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए और एक आम नागरिक के लिए छोटा मोटा बिजनेस खोलना भी बड़ी बड़ी बात होती है। तो अचानक क्या हुआ, वहां से एक कोर्ट में एक अंकल आए, यस राइट, काफी एजेड थे वो, और उन्होंने पूछा तो भाई इतना टेंशन में क्यों दिख रहा। तो उसने बताया कि मेरी बिजनेस में लॉस हो गया है, मैं बिजनेस में बहुत लॉसेस सफर कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब ही हो रहा है। तो इतनी थी बात बस। उसने क्या किया, उसने अपने कोर्ट में से चेक बुक निकाला और उसने 5 लाख का चेक उसको दिया और ये कहा कि ये चेक अपने पास तू रख दे और अब तू अपने सारे एफर्ट्स मार दे, अगर सब कुछ एफर्ट्स मारने के बाद भी अगर तुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो डोंट वरी, ये चेक लगा देना, तेरा काम आसान हो जाएगा। वो घर गया, घर जाने के बाद उसने वही काम किया, उसने वो चेक को तिजोरी में रख दिया और पहले अपने आप को बोला कि पहले मैं अपने सारे एफर्ट्स मार लेता हूं, फिर जब नौबत अगर एकदम आई तो ये चेक जो है लगा दूंगा और शायद मेरी फिर प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, क्योंकि फाइनेंस तो पैसा ही आधी मुश्किलें दूर कर देता है। तो फिर हुआ, उसने क्या, उसने दिन रात मेहनत की, दिन रात मेहनत करने के बाद क्या हुआ, उसने बिजनेस में काफी ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट करने लगा और धीरे धीरे बिजनेस की ग्रोथ होने लगी और एक स्टेज पे आके उसने 3-4 महीने के अंदर ही उसने अपने बिजनेस को जो एकदम नीचे था वो एकदम अपलाइन लेके आया, प्रॉफिट कमाने लगा, कंटिन्यूसली ग्रोथ करने लगा। अब उसने एक दिन मन ही मन सोचा कि अरे यार अब तो सब कुछ सेट चल रहा है, अब मुझे उन पैसों की जरूरत भी नहीं है, तो क्यों ना ये चेक वापस दिया जाए। और जाके वो उसी बगीचे में गया और उस बगीचे में उस इंसान को ढूंढने लगा जिसने उसको चेक दिया था, वो 5 लाख का। तो बाद में उसको ये मालूम पड़ा कि वो चेक जिस इंसान ने दिया था वो इंसान एक पागल व्यक्ति था जो अपने ऐसे ही चेक वो सबको ऐसे बांटते फिरता है, यानी वो दिमागी तौर से सही स्टेबल नहीं था एक्चुअली। अब इस लेसन से आपको क्या सीख मिली मुझे कौन बताएगा? यानी वो चेक अगर वो लगाता भी था तो भी वो कोई पैसे मिलने वाले नहीं थे, क्योंकि वो किसी पागल ने उसको दे दिया था ऐसे ही। उसको वो दिमागी मरीज था, उसने 5 लाख का चेक देकर उसको दे दिया था। अब इस लेसन से आपको क्या सीख मिलती है मुझे बताओ, चलो कौन बताएगा? हाँ बताइए। बिल्कुल बराबर, बिग हैंड। हमें अपने आप पे बिलीव करना चाहिए, कुछ भी पॉसिबल है। यस आप बताइए। बिल्कुल बराबर, हार्डवर्क हमेशा करते रहना चाहिए, गॉड पे फेथ रखो, गॉड हमेशा सही करता है समय के साथ। ठीक है, आप बताइए। सबसे बड़ी बात है ये, और आज का जो मॉरल स्टोरी है वो यही है कि अगर हमें दिखता है कि पीछे बैकअप है तो हम अपने आप वो सारे एफर्ट्स मार देते हैं जो हमें मारना चाहिए, क्योंकि हमें पीछे सिर्फ एक करेज देने वाला चाहिए। एक अगर पीछे हमको सपोर्ट रहेगा ना, तो वो सपोर्ट मिलने के बाद हम अपने आप सारे एफर्ट्स मार के वो प्रॉब्लम से अपने आप इजीली अपने आप को वहां से सर्वाइव करके निकाल सकते, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए आज का जो लेसन है, मेरा एक संदेश है आपके लिए। संदेश ये है कि जितना भी हो सके बच्चों, किसी का सपोर्ट बनो। क्या बनोगे? सपोर्ट। अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट डोमिनेट नहीं करना किसी को भी नहीं। जब आप किसी का सपोर्ट बनोगे ना जाने अनजाने में, भले आपके अंदर वो करेज है नहीं है,
पता नहीं, लेकिन आप अगर किसी को सपोर्ट करोगे कि मैं पीछे बैठा हूं टेंशन मत ले, तो वो अपने आप वो करेज होके काम करेगा। इसलिए कोशिश यही करो कि सबका सपोर्ट बनो। आप ये मत देखो कि मैं कैपेबल हूं कि नहीं। आप बताओ, अगर शायद उस वो पागल जो था वो भैया, अगर उसने वो पागल आदमी ने अगर उसको चेक नहीं दिया होता था तो उसको बताओ मॉरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट उसको मिलता था क्या? नहीं। हालांकि वो चेक क्या था, वो कागज का टुकड़ा था। क्या था वो? क्योंकि उसको नहीं पता था कि किसी पागल व्यक्ति ने ऐसे चेक बनाते फिर रहा। वो शायद वो चेक बैंक में लगता भी नहीं था क्योंकि पैसे थे ही नहीं उसके अकाउंट में, बट स्टिल उसको दिखा कि कोई सपोर्ट है पीछे, तो वो उसने अपनी मेहनत करके अपने आप को ही आगे बढ़ाया। तो इसलिए कोशिश यही करो हर किसी का सपोर्ट बनो। किसी को डोमिनेट करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और ये लेसन देने के साथ साथ एक और इंस्ट्रक्शन भी है कि अगर कोई आपके यहाँ पे क्लासेस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको डोमिनेट नहीं किया जाए। समझा आपको? क्लियर? आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे को डोमिनेट करने का भी राइट नहीं है। किसी के ऊपर कोई कमेंट्स पास नहीं होगी। गॉट इट? समझा अच्छे से? समझा क्या? चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। हाँ, तो हमने बिजनेस की एक्टिविटीज देखी थी, दो पार्ट में डिवाइड थी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, राइट? हाँ, अब उसमें हमने कॉमर्स देखा, दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, ट्रेड और एड्स टू। अब एड्स टू ट्रेड क्या बोलते हैं बताओ? वो सर्विस सेक्टर जो ट्रेड को, और ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आज हम ट्रेड की साइकिल आगे बढ़ाते हैं। आज का जो लेसन है, आज का सेशन जो है वो ट्रेड की साइकिल को आगे बढ़ाना है। और एक बात सुन लीजिए, लास्ट 2 सेशंस के बाद हम अपना अकाउंटिंग वर्क शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है? क्लियर? हाँ, अब आप अपना पहला सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कैपेबल रहोगे फिर। यस, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इंडस्ट्री देख ली, हाँ कॉमर्स भी देख लिया। कॉमर्स के अंदर दो एक्टिविटीज भी होती है, कौन कौन सी? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब देखो, जब आप अकाउंट पढ़ोगे ना, व्हाट इज कंज्यूमर, व्हाट इज गुड्स, इसका अभी मुझे वहां पर जिक्र करने की जरूरत नहीं है। A service which help to or support to trade is known as aids to trade. अब aids to trade में हमने 5 सर्विस देखी ना, कौन कौन सी बताओ बच्चा लोग? ट्रांसपोर्टिंग, दूसरी बैंकिंग, तीसरी वेयर हाउसिंग, चौथी एडवर्टाइजिंग, पांचवी इंश्योरेंस, और लास्ट में कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो होते हैं वो क्यों एड्स टू ट्रेड है, आपको समझ में आ गया? क्योंकि आज हम कम्युनिकेशन के मोड्स, यानी मोबाइल फोन के बिना आज हमारा व्यापार अधूरा है ना? अरे मोबाइल कम्युनिकेशन का एक मोड ना, एक टाइप, एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, मीन कौन सा? मोबाइल फोन। अब मोबाइल के अंदर जो नेटवर्किंग कंपनीज है, जो आपको नेटवर्क दे रही है, इंटरनेट या कम्युनिकेशन करने के लिए टेली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग कंपनीज, ये सब एड्स टू ट्रेड सेक्टर में आती है और इसमें भी लाखों जॉब्स तुम्हारे पास अवेलेबल है। समझा आपको? क्लियर? अब आज में पढ़ना है व्हाट इज अब ट्रेड। अब ट्रेड क्या है? ट्रेड मींस एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमने देखा। अब ट्रेड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यानी बाइंग और सेलिंग जो है दो तरीके से होता है। तो वो कौन सा है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। हाँ, यस। अब ट्रेड कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। आज हमें इस ट्रेड की साइकिल को आगे बढ़ाना है, यानी हम अगर पूरी साइकिल अगर निकाल जाऊं तो अभी हमने क्या क्या सीखा है, एक बार यहां पे ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए बच्चा लोग, सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस एक एक्टिविटी है इकोनॉमिक, उसमें दो एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ओके, फिर कॉमर्स दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, ट्रेड एंड एड्स टू। अब एड्स टू ट्रेड हमने देखा हुआ है, 6 सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जो हमारे एड्स टू ट्रेड में आते हैं, यानी उसमें से आपने कोई भी सर्विस देकर ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया तो आप भी बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आप एड्स टू ट्रेड सेक्टर से बिलोंग करते हो। अब ट्रेड जो है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर देखो 10 तक के जो आप नॉलेज, जो 11 में आप नॉलेज ले रहे हो, उसमें फर्क क्या है बताओ? 10 तक के जो आप नॉलेज लिया वो नैरो कंसेप्ट में आता है, यानी क्या आप वो इंडिया लेवल तक ही अडॉप्ट कर सकते हो, है ना? नहीं, ब्रॉडर है कंसेप्ट। वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेशन है क्या उसका? नहीं है।
लेकिन 11 12 में जो आप नॉलेज गेन करते हो वो पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है, दुनिया में सब बच्चे यही सीख रहे हैं जो मैं सिखा रहा हूँ, यानी इंडिया वाला भी यही सीख रहा है, अमेरिका वाला भी यही सीख रहा है जो आपको, क्योंकि एक्चुअली दुनिया में होता ही ये है पूरा, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, थ्योरेटिकल बेस्ड नॉलेज आपने 10 तक गेन किया, प्रैक्टिकल बेस्ड आप यहाँ कर रहे हैं, आपने इंडिया में रहते हुए एजुकेशन गेन किया तो कोई वेस्ट नहीं है, यही एजुकेशन सिस्टम सब बाहर भी वही अडॉप्ट होता है, यानी अगर बच्चे को, अमेरिका वाले बच्चे को बिजनेस सिखाया जाएगा तो वो भी यही सिखाएगा, और इंडिया वाले बच्चे को भी बिजनेस सिखाएगा तो भी उसको यही साइकिल पूरी सिखाई जाएगी। तो ट्रेड जो है वो दो टाइप में आता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड को 3-4 नाम है और लिखो, इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड। क्या बोलते हैं इसको, डोमेस्टिक ट्रेड, और एक और नाम है इसको होम ट्रेड। क्या बोलेंगे, होम ट्रेड। किसको बोलेंगे होम ट्रेड, सुनो अभी ध्यान दो, यानी बाइंग और सेलिंग दो तरीके से होती है, एक होती है इंटरनल ट्रेड, इंटरनल बाइंग एंड सेलिंग, और दूसरी होती है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड, और एक और नाम है इसका, और वो नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। अब आज हमें पूरी ये साइकिल खत्म करनी है, पूरी एटलीस्ट। हाँ, अब सुन लीजिए क्या होता है, समझना है, फिर इंग्लिश में भी स्टेटमेंट दूंगा, हिंदी में भी, आप जितना लिख पा रहे हो लिख लेना, क्लियर। वैसे डिस्प्ले तो यहाँ पे कराया ही उन्होंने मैडम ने पक्का, लेकिन स्टिल आप अपनी ओन लैंग्वेज खुद बनाओ। ध्यान दो, देखो, जब भी दो पर्सन के बीच में बाइंग और सेलिंग होती हो, जब भी दो पर्सन के बीच में बाइंग और एक सेलर एक बायर, यानी ट्रेड करने के लिए मिनिमम 2 पीपल्स आर रिक्वायर्ड। कौन कौन से, बायर और सेलर। तो जब भी दो पर्सन के बीच में ट्रेड हो रहा है, यानी बाइंग और सेलिंग हो रही है, और दोनों पर्सन बायर और सेलर सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, और गुड्स जो मूव हो रहा है वो विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री हो रहा है, विद इन यानी इंडिया के क्षेत्र के अंदर हो रहा है गुड्स का मूवमेंट, तो हम उस ट्रेड को इंटरनल ट्रेड बोल सकते हैं। एंड इसको डोमेस्टिक ट्रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि घरेलू ट्रेड, यानी इंडिया अपना घर है, इंडिया अपना घर है, और घर के अंदर ही बायर और सेलर बिलोंग कर रहे हैं, गुड्स की मूवमेंट हो रही है, और गुड्स के बिहाफ में जो एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज हो रहा है, वो भी इंडिया के इंडिया में हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, बोलो क्या, इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, और दूसरा नाम है डोमेस्टिक ट्रेड। क्लियर पिक्चर। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे बता, a trading activity is done between two parties, that is buyer and seller, in which, लिखो मत, सब सुन लो, तुम अपना मन से बनाओ ना फिर, in which buyer and seller belongs to same country and goods can be exchanged within the boundary of country with the same currency, है ना, यहाँ पे करेंसी सेम चलेगी ना, सेम करेंसी ऑफ द होम कंट्री, that trade is known as internal trade। अब इसको हम और अच्छे से बता दो, when the buying and selling activity is done between two parties, that is buyer and seller, in which buyer and both are the belongs to same country, and goods can be exchanged within the boundary of the country with same currency of the home country, that trade is known as internal trade और home trade और domestic trade। जो उस दिन की पिक्चर में हुआ, याद करो, मैंने पिक्चर की शुरुआत वाली पिक्चर आपको दिखाई थी ट्रेड की, जब मैंने आपको कॉमर्स पढ़ाया था, आपको याद होगा, तो कौन सा वाला बता रहा हूं मैं आपको, मनीष वाली, याद है कुछ तुमको, हाँ, ये आपने अगर पिक्चर देखी होगी उस दिन वाली, ध्यान दो, ये रहा, मुंबई से गई जलगांव,
जलगांव से गई अकोला, और अकोला से गई मेरे कोचिंग तक। अब आप बताओ इन सब में बायर और सेलर दोनों सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, बिकॉज मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, जलगांव इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, अकोला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड माई ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये जो ट्रेड हुआ था, इस ट्रेड को हम होम ट्रेड बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे बायर और सेलर जो है वो सेम कंट्री से बिलोंग करता है। समझा आपको क्लियर अच्छे से? और उसी को मैंने इंग्लिश में आपको बताया और कुछ नहीं किया मैंने। सो व्हाट इज होम ट्रेड, व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, व्हाट इज डोमेस्टिक ट्रेड? गॉट इट? क्लियर पिक्चर? हाँ। अब आते हैं व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड। चलो कौन डिफाइन करेगा? सुनो, जब पहले हिंदी बोलता हूँ फिर उसको इंग्लिश में भी कंस्ट्रक्ट दे रहा हूँ, लैंग्वेजेस आगे आएंगी, डोंट वरी। देखो लैंग्वेजेस मैंने नहीं बनाई है, वो जो इंटर्न से लिखा हुआ, बाकी मैं जो यहाँ पे आपको अपना बता रहा हूँ वो लिखो, आप खुद का बनाओ। 11 से तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। एक बात याद रखना कि तुम कैसे लिख रहे हो, बस अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए थोड़ा बहुत, हमको मार्क्स दे देंगे हम तुमको, मैं क्या कोई भी देता, टेंशन मत लो, ठीक है? कितना रट के रटोगे बताओ मुझे, इसलिए कंसेप्ट समझने पे फोकस करो सिर्फ। हाँ, अब आप भी देख लो ना, आपके 10-12 पन्ने तो भर ही गए होंगे लगता है, तो आपकी नोट्स तो ऐसे तैयार हो रही ना, आपको अलग से ना एफर्ट्स देना कुछ भी। समझ में आ रहा है तुमको? अब हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड। नेट ट्रेड दो टाइप में डिवाइड है, कौन सा? इंटरनल और अब इंटरनल ट्रेड समझ में आ गया। अब एक्सटर्नल ट्रेड सुनेंगे। देखो, ऐसा ट्रेड, ऐसी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी, क्योंकि ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग और खरीदना बेचना। ऐसी बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी जो दो पार्टीज के बीच में हो रही है, कौन कौन सा? बायर और सेलर, जिसके अंदर बायर जो है या सेलर, वन ऑफ देम बिलोंग्स फ्रॉम होम कंट्री एंड अनदर इज बिलोंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। क्या बोलेंगे हम उसको? हाँ, विदेशी कंट्री, बराबर कि नहीं? और उनके बीच में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो उस ट्रेड को हम इंटरनल या एक्सटर्नल या फॉरेन या इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। हैंडराइटिंग का नहीं समझ में तो लिख के चलो। सो व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? गॉट इट? अब इंटरनेशनल ट्रेड को एक और वे से हम बोलेंगे, दो तरीके से स्टेटमेंट दूंगा मैं आपको। पहला सुनो, when the trading activity is done between two parties, that is buyer and seller, one is belongs to home country, means जहां से हम रह रहे, जहां पे हम इसकी स्टडी कर रहे उस कंट्री से, and another is belongs to, अब इसमें वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो। सेलर भी यहां से बिलोंग करता है या बायर भी, दोनों में से कोई भी एक, और फॉरेन कंट्री से भी कोई तो भी एक बिलोंग करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको? एंड द ट्रेडिंग एक्टिविटी इज डन बिटवीन देम एंड द गुड्स कैन बी ट्रांसफर या मूव्ड, क्या बोलेंगे इसको? नहीं ना, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अरे इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स बाहर जाता ना, या बाहर से आता है, बराबर कि नहीं? तो गुड्स कैन बी एक्सचेंज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्रीज, दैट ट्रेड इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। समझा आपको क्लियर? इसमें मैंने स्टेटमेंट पूरी कवर की, सब कवर किया, करेंसी को हमने नहीं लाया यहाँ पे। अब इसके अंदर अगर हम स्टेटमेंट में करेंसी लाएंगे तो कैसे बताएंगे? बताओ। When the trading activity is done between two parties, that is that is buyer and seller, one is belongs from home country and another is belongs to foreign country, and the trading activity is done between them, it means the goods can be exchanged with currency, but currency of different countries. That trade is known as external trade. समझा आपको क्लियर? समझ में आ रहा क्या? तो इस तरीके से अपनी लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो। ये पीछे की हरकतें बंद करो। प्रथम एनक्रिश जो है कर रहे हो, दिख गया, अब नहीं करना, बस समझा क्या? हाँ, यहां ध्यान दो। मनीष, अगर कोई दिक्कत हो तो बता मेरे को, ठीक है? हाँ, यस, समझ में आया आपको क्लियर? सो व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड एंड व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? क्लियर है पिक्चर? अब एक्सटर्नल ट्रेड को और एक तरीके से बताया गया है, बताओ कौन कौन सा?
इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि ऊपर से आ रही? आ रही ना? हाँ बोल दो, जिसको नहीं आ रही तो बोल देना बिल्कुल। हाँ, अब एक्सटर्नल ट्रेड को और एक तरीके से डिफाइन किया गया है, बताओ कौन कौन से? सुनो, when the trading activity is done between two or more countries, two or more countries, टू और मोर कंट्री। अब टू और मोर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके आगे जब हम आएंगे ना तो देखोगे कि एक, दो से ज्यादा कंट्री एक साथ भी ट्रेड कर सकती है। वो कैसे, वो आगे बताएंगे आपको। समझ आ रहा है? क्लियर? When the trading activity is done between two or more countries, that trade is known as external trade, foreign trade और international trade। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ट्रेड जितना हमारा ग्रोथ करेगा उतनी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी फास्ट रैपिड ग्रोथ करेगी अपने आप। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि देश के अंदर जो इकोनॉमी हमारी बढ़ाने वाला है, यानी देश का पैसे की वैल्यू जो बढ़ाएगा वो एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर ही पूरा खेल है। पूछो क्यों? देखो सुनने वाली बात, देखो अपन घर में रह रहे, एक घर में भाई पैसा मांग रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, गुड्स ले रहा है, दे रहा है, तो पैसा घर के घर में ही घूम रहा है, बराबर कि नहीं? ना कम होगा ज्यादा होगा। लेकिन यही अगर घर के बाहर पैसा जाना शुरू हो गया या घर से बाहर से पैसा आना शुरू हो गया तो अमीरी आएंगी या तो गरीबी आएंगी। तो बस वही है, देश अपना घर है, क्या है अपना? अगर इंटरनल ट्रेड जितना भी हो रहा है वो हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। क्यों? पैसा घर में घूम रहा है। आप देखो, माल ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, माल ले रहे हो, दे रहे हो, तो ये इधर के इधर ही घूम रहा है घर। तो इससे हमारी इकोनॉमिक स्टेटस में बढ़ेगी ना कम होगी? हम स्टेटिक रहेंगे स्टेबल। लेकिन जैसे ही हमारा घर पैसा बाहर से आना शुरू हो गया, यहाँ जाना शुरू हो गया, तो यहाँ तो गरीबी आएंगी, यहाँ तो अमीरी आएंगी, तो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बिगड़ेगा, यहाँ तो ऊपर आएगा, यहाँ तो अफेक्ट होगा। इसलिए एक्सटर्नल ट्रेड जो होता है वो देश की इकोनॉमिक वैल्यू को यहाँ तो बढ़ाता है, यहाँ तो गिराता है, यानी दर्शाने वाला एक्सटर्नल ट्रेड होता है। और मैं आपको बता दूं, एक्सटर्नल ट्रेड से ही देश के अंदर हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बनता है। यानी आज डॉलर अगर 82 रुपए का है, यानी हमारा 82 रुपया उनका $1 की कीमत, यानी उनका 1 रुपया है, तो 82 टाइम्स जो हम नीचे गिरे हुए हैं वो इसलिए गिरे हुए हैं क्योंकि हमारा एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो प्रॉपर इम्बैलेंसिंग से चल रहा है। और वो क्यों? पूछो क्यों? अभी मैं इसके नीचे जब आऊंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। आगे बढ़ूं? हाँ, अब इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड क्लियर। अब आते हैं हम आगे। अब इंटरनल ट्रेड भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी इंडिया में ट्रेडिंग हो रहा है वो भी दो तरीके से हो रहा है। मैं अभी मैं पिक्चर फास्ट चलाऊंगा, बता रहा मैं क्लियर। अब मैं रुकूंगा नहीं, जो पॉइंट तुमको नोट डाउन करने करते जाओ फटाफट। अब देखूं मैं एक मिनट, इन्होंने मीनिंग लिखा हुआ है क्या, तो मैं अपन चला लेते हैं। हाँ, when the trade is done between two parties, that is buyer and seller, and both parties belongs to same country, that trade is known as internal trade. It is also known as domestic और home trade। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लिखना तो लिख सकते हो। पानी की बोतल लेना मेरे को, मेरी पानी की बोतल लेना। हाँ, क्या हुआ? अरे तो मेरा देख के क्या लिख रहे हो? खुद का बनाओ ना। ये रेफरेंसेस ले लो, अपनी आंखों को सिर्फ सेक दो, आंखें, कि क्या लिखना है। समझा गया? अरे अभी तो बताया इतना सब कुछ इंग्लिश में, वही तो लिखना है। देखो ये इस पे मार्क्स नहीं मिलेगी, लिखोगे तो 0 दे दूंगा, बता रहा क्लियर में। मेरे यहाँ पे चलता नहीं है रट्टा मट्टा मारना। टेस्ट होगी ना, टेस्ट में तो मन से लिखना है, बोले टूटी लिखो, उस पर ज्यादा मार्क्स मिलते उल्टा। थैंक यू। मैं यहाँ तुमको रटाने मारने दो यार। अब देखो, आप पिक्चर में देखो, पिक्चर में ये देखो, पिक्चर दिख रहा है आपको, जहां पे सेलर और बायर सेम कंट्री में गुड्स एक्सचेंज कर रहा है, दिख रहा है तुमको पिक्चर में? हाँ, यानी इंडिया का नक्शा है ना, देखो ना, जम्मू टू कश्मीर टू कन्याकुमारी के बीच में कहीं भी ट्रेड हुआ चलता, होम ट्रेड, क्या बोलोगे?
आगे बढ़ू, पूछ नहीं ना, बता रहा मैं तुमको। व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? When the buying and selling of goods takes across the nation, हाँ ये अच्छा दिया उसने, नेशन बॉर्डर, जो हमको प्रॉपर सेंटेंस नहीं मिला था वो उसने यहाँ पे दे दिया हमको। अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर यानी क्या, हमारी कंट्री के, हमारी बाउंड्री लाइन से ऊपर, नेशनल बॉर्डर ऑफ द कंट्री, इट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। दिस ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम आगे आते हैं पिक्चर में। अगेन डायग्राम, ये पूरी एक ही डायग्राम में तुम्हारा पूरा बिजनेस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, बिजनेस का कंसेप्ट सिखाते सिखाते आपका 50 to 60% ओसी कंप्लीट हो जाएगा मेरे यहां से, समझा? एक ही पिक्चर, एक ही डायग्राम, 60% पूरा ओसी कंप्लीट। एम नहीं, एम अलग पार्ट है। एक्चुअली ओसीएम जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो है ना, ये दो सब्जेक्ट से मर्ज होके बनाया हुआ है। ओसी अलग है, एम अलग है। मैनेजमेंट में मैं अभी तक आया ही नहीं हूं, अभी तक मैं सिर्फ ओसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ड पढ़ाया था ना। कॉमर्स क्या है चला रहा हूं इधर, बस यही सब कुछ है तुमको 11 की बुक में। बस मैं बुक वाइज नहीं पढ़ाता, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं। समझा आपको क्लियर? हाँ, आगे बढ़ू। अब आते हैं हम यहाँ पे। अब एक्सटर्नल ट्रेड दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी इंडिया में जो ट्रेडिंग होती है वो दो तरीके से होती है। बोलो कौन कौन सी? तुम लोग वाकिफ होना चाहिए हो, पूछो क्यों? रोज यूज टू हो यार, बताऊं? इंडिया के अंदर बाइंग और सेलिंग दो तरीके से गुड्स की होती है, एक चिल्लर और एक थोक। चिल्लर विक्रेता और थोक विक्रेता लिखा होता है ना, ठोक में, यहाँ ठोक में माल दिया जाता है, यहाँ चिल्लर में माल दिया जाता है। यानी इन शॉर्ट समझ गए होंगे कौन सा ट्रेड? यस। इंडिया में जो ट्रेडिंग चलती है वो दो तरीके से करती है। पहला आता है होलसेल ट्रेड और दूसरा आता है रिटेल ट्रेड। ध्यान दो इधर। व्हाट इज होलसेल ट्रेड? पढ़ाया था मैंने आपको, बताओ। हाँ, इंग्लिश में बताएगा। बल्क बाइंग एंड सेलिंग होंगी। बल्क बाइंग होंगी लेकिन सेलिंग उससे थोड़ी कम होंगी, है ना? अरे अभी तो उस दिन पिक्चर चलाई इतनी बड़ी, ये रही ना। हाँ, ये क्या है? मैन्युफैक्चरर से माल जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर ने माल बेचा और रिटेलर ने माल बेचा कंज्यूमर को। तो ये होलसेलर और रिटेलर ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की, वो परफॉर्म एक्टिविटी को हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं सिंपल भाषा में। उस दिन तो पिक्चर दिखाई मनीष की, याद होंगी अगर तो, बराबर मनीष? हाँ, अधूरी पिक्चर में तू आगे आ जा यार। तो मैंने कहा था ना पहले सेशंस करा नीचे। हाँ, हेलो, कैसे बात कर रहा हूं? अरे बोलना, तेरी 4-5 छुट्टियां इधर ही होगी तेरी, नहीं? मैं बता तो 11 में खलास कर देंगे हम छुट्टियां। बेटे काउंट हो रही है सब, जब बुक मिलेगी ना छोटी सी, उसमें सब फाड़ के देंगे देखो चिट्ठियां सब। समझा कुछ देखो? बैठ। हाँ, यस, ध्यान उधर। तो क्या सीखा बच्चा लोग, बताओ मुझे। अरे बोलो नालायको। हाँ, होलसेल ट्रेड किसको बोलेंगे बताओ? इंटरनल ट्रेड कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स। हिंदी में बताओगे कि इंग्लिश में? इंग्लिश में बता। हु इज होलसेलर? बोलो, होलसेलर कौन होता है? हाँ, तो आप उसको ट्रेडर आइडेंटिफाई करो। क्या करो? क्योंकि होलसेलर तब आइडेंटिफाई होगा पहले होलसेल ट्रेड होगा। तो होलसेल ट्रेड को एक्सप्लेन करने के लिए आप डायरेक्ट उसके टाइटल वाले पर्सन को नहीं ले सकते हो। आप बोलो ट्रेडर। क्या बोलो? हाँ बोलो, लिखो। वेरी गुड, बिग हैंड, बजा लिया, बराबर है, सही है। When a trader purchase goods in bulk quantity from manufacturer, large quantity में bulk लिखो चलेगा, and sell to a trader, वो भी एक ट्रेडर को बेचता है ना? ट्रेडर
in limited quantity, that trade is known as wholesale trade. बस वही है. और रिटेल ट्रेड को कैसे डिफाइन बताओ? हाँ बताओ. फिर से कहना, रिपीट, मैं सुना नहीं, फिर से. क्वांटिटी. नो, लिमिटेड. देखो सिंपल है. अ ट्रेडर हु परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर, या क्योंकि होलसेलर हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं. ट्रेडर हु परचेज गुड्स, क्या बोला आपने? हाँ किसमें क्वांटिटी? नहीं. अब यहां पे बेचेगा वो स्मॉल और सिंगल क्वांटिटी, क्योंकि रिटेलर के पास सिंगल क्वांटिटी भी मिलती है. कुछ आ रहा समझ में? देखो फिर से बोल रहा हूं. अ ट्रेडर परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर इन लिमिटेड क्वांटिटी. सुनो, इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड डायरेक्ट सेल इट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. हमेशा रखना, कंज्यूमर के सामने एक वर्ड लगता है अल्टीमेट. पूछो क्यों? सबने नहीं पूछा, पूछो सबसे. हाँ, क्योंकि कंज्यूमर के आगे अल्टीमेट क्यों होता है? कंज्यूमर एक के बाद एक होता है. कंज्यूमर बहुत सारे होते हैं, कंज्यूमर लगातार होते हैं. वो एक चीज एक पर्सन कंज्यूम नहीं करता है. मैंने आपको कंज्यूमर का मीनिंग बताया हुआ है. अ पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन. याद है कुछ तुमको? इज नोन एज कंज्यूमर. बिगेन बजा तालियां, बराबर है. यस. हाँ, तो होलसेल ट्रेड. अब सुनो, होलसेल ट्रेड क्या काम करता है, यहां पे बताया हुआ है. होलसेल ट्रेड एक मिडल पर्सन बनता है. किसके बीच में? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के. यानी अगर मैन्युफैक्चरर को अपना माल रिटेलर तक पहुंचाना है तो उसमें इंटरमीडिएट जो लिंक बनता है, ब्रिज जो बनता है, वो बनता है होलसेल ट्रेड. समझ में आ रहा कुछ तुमको? और ये सबका अपना अपना एक रोल है. इसके सिवा ट्रेडिंग साइकिल पॉसिबल हो ही सकती नहीं है. मेरी बात सबको समझ आ रहा क्या? अब सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? अकाउंट्स के लिए क्या नीडेड है? पूछो क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जैसी एक्टिविटी वैसे उसकी अकाउंटिंग. अरे अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की परिभाषा है. तो जैसा बिजनेस एक्टिविटी वैसा उसका भाषा. अरे लोग अलग तो भाषा अलग होती ना, वैसे यहाँ पे बिजनेस की एक्टिविटी अलग तो उसकी अकाउंटिंग करने की परफॉर्मेंस तरीका भी अलग होता है. इसलिए पहले लोग समझ लो, उसकी भाषा अपने आप समझ जाओगे. अकाउंटिंग समझागा आपको? क्लियर? हाँ, इसलिए मैं आपको पूरी बिजनेस की साइकिल पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको अकाउंट्स की तरफ लेके आऊंगा. तब आपको समझना कि एग्जैक्ट हम क्या कर रहे हैं, किसकी एक्टिविटी का अकाउंटिंग कर रहे हैं. समझा आपको? क्लियर? हाँ. अब होलसेल ट्रेड इज एन इंटरमीडिएट, यानी लिंक बोलते हैं उसको, लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर और होलसेलर. यानी मैन्युफैक्चरर को होलसेलर जोड़ता है रिटेलर से. अरे रिटेलर से जोड़ता है, यानी इन शॉर्ट अगर किसी को किसी मैन्युफैक्चरर को अपना माल हर काउंटर में चाहिए, हर काउंटर पे, तो क्या करता है? प्रथम वो एक बीच में एक पर्सन लाता है. किसको? होलसेलर को. और वो पर्सन हर माल उनको पहुंचवाता है. तो इनडायरेक्टली जोड़ने का काम करता है. लिंक है. लिंक क्या है? लिंक. हाँ. अब होलसेलर क्या है? अ टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड इन विच होलसेलर परचेस या बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन लार्ज क्वांटिटी एंड डायरेक्ट सेल टू रिटेलर इन लिमिटेड क्वांटिटी इज नोन एज होलसेल ट्रेड. अभी आप देखो यहाँ पे मैं इसको करेक्शन करना चाहूंगा. यहाँ पे ट्रेडर चाहिए, ट्रेडर, क्योंकि होलसेल ट्रेड पहले एक्सप्लेन करेंगे फिर होलसेलर को एक्सप्लेन करेंगे. यानी अगर मैं इसकी मीनिंग बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? अ ट्रेडर परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू, मैन्युफैक्चरर इन बल्क क्वांटिटी एंड सेल इट टू retailer in limited quantity. That trade is known as wholesale trade and the person who perform wholesale trade is known as wholesaler. क्या बोलेंगे? यानी पहले होलसेल ट्रेड को एक्सप्लेन करो फिर होलसेलर को एक्सप्लेन करो. होलसेलर एक पर्सन है और होलसेल ट्रेड एक एक्टिविटी है. क्या है ये? दोनों में अंतर क्या है? समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ. तो अभी तुमने क्या सीखा? समझा? क्लियर? अब बताओ, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड समझ में आ गया. अब देखते हैं होलसेल रिटेल ट्रेड का क्या मीनिंग लिखा हुआ है. अ पर्सन हु कंडक्ट होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर. वही बताया उसने. हाँ,
व्हाट इज रिटेल ट्रेड? व्हेन द ट्रेड कंडक्टेड बिटवीन टू पार्टीज इन विच लिमिटेड क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी दैट ट्रेड इज, नहीं ये गलत है, इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लिखो, रिटेल ट्रेड को लिखवा रहा हूं। हाँ, रिटेल ट्रेड के बारे में हम 2-3 पॉइंट्स लिखते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला देखो इधर, व्हेन द ट्रेडिंग एक्टिविटी is done between two parties in which बायर आएगा ना, बायर, क्योंकि यहां पे बायर के बारे में बात हो रही है ना, बायर लिखो या तो फिर लिखो इन विच परचेसर, क्या आएगा, या एक और नाम जो ट्रेडर, क्योंकि वो भी ट्रेडिंग कर रहा है, दैट्स फाइन। बायर इन विच बायर परचेस गुड्स इन लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि इसकी परचेसिंग कैपेसिटी होलसेलर जितनी नहीं होती है। पूछो क्यों? अगर इसकी परचेसिंग कैपेसिटी होलसेलर जितनी होगी तो ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील क्यों नहीं करेगा भाई? वो बीच में मार्जिन क्यों खान देगा? कि जितने हाथ से गुजरेगा गुड्स सब कमाएंगे ना, उतना गुड्स का प्राइसिंग बढ़ जाएगा ना, इसलिए इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, होलसेलर की क्वांटिटी परचेस करने की ज्यादा है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? लिमिटेड क्वांटिटी एंड डायरेक्ट सेल आएगा ना, सेल इट लिखूं गुड्स लिखूं, इट चलेगा? इट किसके लिए बात हो रही है? गुड्स के लिए। डायरेक्ट सेल गुड्स रहेगा क्या? अरे बोलो, चलेगा? इट डायरेक्ट सेल इट टू अल्टीमेट कंज्यूमर। हाँ, हमेशा ना कंज्यूमर के आगे मोस्टली आप अल्टीमेट ही लगाओगे। अल्टीमेट कंज्यूमर को एक और नाम है, बोलो कौन सा? कस्टमर डायरेक्ट सेल इट टू अल्टीमेट कंज्यूमर या कस्टमर इन, क्या चाहिए? हाँ, स्मॉल और सिंगल, या तो छोटी मात्रा में बेचना है या तो एक भी चीज मिलेगा ना। अगर आपको एक पेन खरीदना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? रिटेलर के पास। हाँ, आस्क फॉर जेरॉक्स, ठीक है, चलो फ्री में उसका प्रमोशन भी कर दिया मैंने, ठीक है। सिंगल क्वांटिटी दैट ट्रेड इज नोन एज, क्या आएगा? वेरी गुड, रिटेल ट्रेड। चिल्लर विक्रेता है ना, चिल्लर में माल बेचना। अब यहां पे होलसेलर के रिटेलर के लिए बात होगी तो क्या करेंगे बताओ? अब रिटेलर को डिफाइन कैसे करोगे बताओ? लिखोगे तो? अभी हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे आएगा लिखना बताओ? हाँ बोलो। वेरी गुड, बिगेन, बता लिया, सही है। तो कंटिन्यू करो। अ पर्सन हु कंडक्ट रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है? ऊपर मैंने डिफाइन करवा दिया, इज नोन एज, क्या आएगा? रिटेलर। अब ये पर्सन के बारे में लिखा हमने, चिल्लर विक्रेता, ठीक है, क्लियर? समझा क्या? अब एक दो खासियत बताओ इसकी, चलो। रिटेलर, अरे कितने लोग यहां पे रिटेलर है तुम लोग?
दुकानदारी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? हाँ बताओ, लिखो, ऐसे जोड़ते जाओगे पॉइंट्स, तुम्हारी नोट्स तैयार। कुछ समझ में आ रहा है? अब देखो तुमसे ही तुम्हारी नोट्स कैसे बनवा रहा हूं, देखो बिटवीन, वेरी गुड, होलसेलर एंड, आपने कंज्यूमर लिखा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, कंज्यूमर, ओके। और खासियत क्या है, चलो बताओ, बोलो बोलो फटाफट बोलते जाओ। तू, तेरा क्या करते पापा? हाँ हाँ, अच्छा, रिटेलर है ना, बताना फिर, होलसेलर भी है, हाँ तो बता फिर, इसके बारे में तो आया ना सीधे खासियत। एक पॉइंट चाहिए जो मेरे को सब किसी से मिस कर रहा मैं, मतलब वो बताए बच्चा, नोटिसेबल होना चाहिए वो पॉइंट, मेन मुद्दा है। बोलो, आप बताओ देवेश। बट देखो रिटेलर की खासियत तो मालूम चाहिए। अरे भाई सिंधी में कहावत है ना कि लोगों को अपने धंधे से ज्यादा दूसरों का धंधा अच्छा लगता, वो दुख दर्द हमको ही पता, देखा नहीं, लोग कंप्यूटर वाले कॉमर्स में आ जा रहे, समझ गया ना, उनको लगता हरा भरा, लेकिन अपने दुख अपने को बता। चलो बोलो, हाँ बोलो आप। हाँ, तो रिटेल ट्रेड से हम वांट्स को सेटिस्फाई कर दे, सोसाइटी अपनी नीड्स को फुलफिल करेगी, तो इसको लिखेंगे कैसे बताओ? थ्रू रिटेल ट्रेड इनेबल, क्या आएगा? इनेबल यानी क्या होता है, मतलब इनेबल वर्ड पढ़ाया है मैंने उस दिन, अरे दो वर्ड पढ़ाया, अनेबल और इनेबल। इनेबल कब वर्ड यूज करोगे? जब आप किसी के थ्रू का काम करोगे। तो रिटेलर सक्षम है, रिटेल ट्रेड सक्षम है जो सोसाइटी की वांट्स को फुलफिल करता है। एग्जाम्पल आप देखो, अब आप कौन हो, योर गुड नेम साक्षी धनवानी, राइट? अब साक्षी धनवानी इज अ कॉमन, एक लड़की है जो समाज की ही कोई तो भी समाज की लड़की है, बराबर कि नहीं? अब साक्षी भाषानी को अगर आज मैगी खानी है, जैसे कल रात को होता मेरी तबीयत खराब में, वो क्रेविंग्स आ रही थी, क्रेविंग मालूम क्या होता है ना? हाँ, मेरा मम्मी पॉपकॉर्न खाना है यार, क्या खाना है? वो तो नालायक 11:30 बजे पॉपकॉर्न खाना है, कहाँ से लाऊं? नहीं मम्मी, वो दुकान खुला होता है एक विशाल का, मैं जाता लेके आता। जिंदगी में सोचती क्या है वैसे भी, है ना? गया, बोला ओ विशाल एक्टिव पॉपकॉर्न तो दे, घर पे बनाना है। अब मैं घर पे लेके तो यार, मम्मी बोली तबियत, यार तबियत, बोलते तबियत खराब है, यहाँ पॉपकॉर्न खाना है घड़ी को। तो इसका मतलब क्या है? अब देखो मैं कॉमन पीपल हूँ, कौन हूँ मैं? मुझे पॉपकॉर्न खाने की इच्छा हुई, मेरी नीड्स को फुलफिल किसने किया? रिटेलर ने। किसने किया? क्योंकि वो विशाल वाला जो है वो एक रिटेलर ही है। कौन है ना? मनीष। हाँ, तो कहने का क्या है, रिटेलर जो होता है हमारी सोसाइटी की वांट्स को फुलफिल करता है। यस, हाँ, तो एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? रिटेल ट्रेड इनेबल, हाँ वेरी गुड, रिटेल ट्रेड इनेबल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसके थ्रू हम काम करते कोई भी। हाँ, तो रिटेल ट्रेड के थ्रू, ऐसा बोलना चाह रहे हैं हम। हाँ, रिटेल ट्रेड इनेबल टू फुलफिल, एक मिनट बेटा, टू फुलफिल, स्पेलिंग है ना, FULLFIL है ना, फुलफिल FUL आएगा पक्का, श्योर? एक बार देख लो, वेरीफाई कर लो, रिकॉर्डिंग हो रहा बेटा, थोड़ा इज्जत रखना मेरी। हाँ, फुलफिल, ठीक है, एक बार वेरीफाई कर बता देना, ठीक है? हाँ, फुलफिल, इकडे बघा, हाँ, फुलफिल, रिटेल ट्रेड फुलफिल, enable to fulfill the needs of society,
है ना, फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी। यानी आज हम लोग जो हर चीज कंज्यूम कर रहे हैं वो बिकॉज काय के लिए कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल ट्रेड है इसलिए। समझा आपको क्लियर? आप देखो सिंधी कैंप के मैक्सिमम दुकान जो है वो रिटेलर की भूमिका निभा रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? 90% सिंधी कैंप की दुकानें जो है वो रिटेलर का ही रोल प्ले कर रहे हैं, रिटेल ट्रेड में एक्टिविटी परफॉर्म करके अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। और एक मजे की बात क्या है, जनरली ऐसा ट्रेड जो होता है वो रेसिडेंशियल के नियर होता है। तो इसका एक मुद्दा और आ गया, बोलो कौन सा? रिटेल ट्रेड कैन बी डन इन रेसिडेंशियल एरियाज। retailer preferred residential area for retail trade, for conducting retail trades। लिखे चलेगा? लिखो। देखो ऐसे आपको अपना डाटा बढ़ाना है। होलसेल के लिए मैंने आपको ज्यादा डाटा इसलिए दिया क्योंकि आपको रिटेल ट्रेड का डिफरेंस होगा तो होलसेल का आप खुद लिख पाओगे फिर। अब देखो जनरली ही होलसेलर प्रिफर्ड मार्केट एरिया बट रिटेलर प्रिफर्ड रेसिडेंशियल एरिया, घरेलू जहां पे लोग रहते हैं। आज सिंधी कैंप का भाव ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 किलोमीटर की रिडार्ट के अंदर तुमको हर चीज मिल जानी है। देखो ना 3 किलोमीटर में गए कि तुम्हारा पूरा हर सुविधा इधर है तुम्हारी, इसलिए लोग सिंधी कैंप का भाव बढ़ा के देते हैं। क्योंकि जिस प्लेस रेसिडेंशियल भाव क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां पे हमारे पास रिसोर्स ज्यादा है। तो आज रिटेलर्स है इसलिए सिंधी कैंप का भाव बढ़ा हुआ है भाव। जिस दिन रिटेलर गायब हो गए सिंधी कैंप का भाव भी गायब, क्योंकि हमारी नीड्स को फुलफिल कौन करेगा भाई? यही तो लोग हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल। मेरे को रात को अगर पॉपकॉर्न खाना है तो बेचारा विशाल वाला बैठा हुआ है मेरे लिए रात को 12 बजे भी, इसलिए मैं पॉपकॉर्न रात को 12 बजे भी खा पा रहा हूँ। समझा आपको क्लियर? 2-3 दुकानें फेमस है, रात के बादशाह बोलते उसको। एक हेमंत है ना, और दूसरा विशाल वाला है, और कौन है? अनिल कोल्ड ड्रिंक्स। यस बिल्कुल बराबर है। अच्छा महेश बाबू भी है। हाँ तो ये सब कौन है? वो सब रिटेल ट्रेड। देखो हम कॉमर्स में जी रहे यार, तुमको पढ़ाना क्या है? मैं कुछ भी नहीं, तुम यूज टू हो उसके अंदर। हाँ अब एक मुद्दा है, वरुण बताओ क्या मुद्दा है, बताओ। बैलेंस, हाँ बिल्कुल लिखो। He can maintain relations with wholesaler and customer also। अच्छा मजे की बात क्या है? मजे की बात है रिटेलर आपका उधारी भी रखता है। रखता ही नहीं रखता है? अरे भाई आपका खाता चलता है ना, चलता कि नहीं है? कि नहीं? बहुत सारे यहाँ पे है हमारे लड़के क्लास के अंदर जो खाता लेके बैठे हुए रिटेलर्स के पास। लिख देना। ये अलग बात है कि बाद में चूना लगा था तुमको। चूना मीन्स कैसे? 200 का 250 करने में उसको टाइम लगता नहीं, क्योंकि कौन पूछने वाला, तुम तो रईस हो वैसे भी। हाँ हाँ ओके, मेरे को किसी का जजमेंट मत दो यार प्लीज। तो ऐसे अगर मैं इसके बारे में लिखने आया ना तो 2 पेज कम पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी सुविधाएं मतलब तुम्हारी इसकी खासियत तुमको कम नहीं पड़ेगी, और इसी से पॉइंट जोड़ते जाओ, बन गई तुम्हारी नोट्स। तो ऐसे बनाई जाती है नोट्स। समझ में आ रहा कुछ तुमको? हाँ अब एक मजे की बात जो मैं क्लास से एक्सपेक्ट कर था, जो उससे मेरे को किसने नहीं दिया। जनरली द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ रिटेलर इज मोर देन होलसेलर। आपने अगर नोटिस किया होगा, मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई दी उसमें आप देखो कितना कौन कमा रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट होलसेलर का ज्यादा होता है ड्यू टू लार्ज टर्नओवर सेल, लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, मार्जिन ने बच रहा कितना है एक प्रोडक्ट के ऊपर हमको, तो आप देखो रिटेलर की ज्यादा होती है। आप देखो होलसेलर यहां पिक्चर में कौन था? सबको मेरी बात समझ में आ रही कि सब आगे पार्ट पीछे सपाट चल रहा? पक्का? हाँ अब आप यहां पे नोटिस करो। अबे चलना, हाँ नहीं चल रहा अंधे। हाँ क्या हो गया इसको? हाँ ठीक है बस ठीक है। अब आप देखो होलसेलर को माल कितने में आया? 800 में। गुड्स को माल बोलते हैं, और उसने अदर 100 रुपए एक्स्ट्रा लगाए
और उसने बेचा 1200 में, 900 को घर में पड़ा उसको और 300 रुपए प्रॉफिट मार्जिन कमाया उसने। लेकिन यही चेयर मेरे को हिमेश ने कितने का चुपकाया? देखो ना, अबे व्यापारी है, चोर नहीं बोलते इसको। तुम्हारी फीसें कहां से निकल रही? अरे तुम फीस जो दे रहे हो मेरे को, इससे निकल रही ना, तो चोर नहीं बोलते इसको। हाँ देखो सर, अब 1300 रुपए का उसको घर में पड़ा, दिख रहा है चेयर, उसने मेरे को चुपकाई कितने में? सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन किसने खाया? ये तो नोटिस ही नहीं किया। जनरली द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ रिटेलर इज कंपैरेटिवली मोर देन होलसेलर, समझा? लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट में अलग अलग मुद्दा है। प्रॉफिट मार्जिन यानी एक प्रोडक्ट पे कितना तुमको बच रहा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो होलसेलर ज्यादा कमाता है क्योंकि उसका सेल बढ़ जाता है। अब आप देखो, दिन में हिमेश कितनी चेयर बेचेगा? ऐसी चेयर 5 बहुत हो गया, लेकिन ये एक साथ कितनी चेयर बेचेगा? ये एक साथ 50 चेयर बिक जाएगा ना। तो इसने अगर 300 रुपए पे भी एक चेयर पे कमाया तो 50 चेयर पे वो इजीली उससे ज्यादा कमा लेगा कि नहीं कमा लेगा? कमा लेगा कि नहीं कमा लेगा? तो बताओ, इसलिए ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कमाता है होलसेलर ज्यादा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन मैं मार्जिन यानी क्या बोल रहा हूं, एक प्रोडक्ट में बचता ज्यादा किसको है? रिटेलर को। अब इसमें एक और खासियत है, बताओ कौन सा? सबसे मेन, आप बेटा ये मेरे को सत्संग नहीं सुना रहा, पूछो क्यों? इसके ऊपर तुमको नोट्स आएंगी, शॉर्ट नोट्स, तुमको ये पॉइंट को लिखने हैं उसके अंदर। हाँ, ये कोई मैं तुमको यहाँ प्रवचन नहीं देने आया। हाँ हाँ बोलो। एक सबसे बड़ा मतलब पॉइंट को हाईलाइट करना चाहिए, वो क्लास से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तू कौन है? होलसेल वाला है ना तू, मनीष? हाँ तू होलसेल वाला है ना, बता खासियत क्या है? अरे सिंधी गेम में राज वाला देखा है, राज जनरल स्टोर, वो कौन है? रिटेलर है। कैसे बजाना बताओ? क्योंकि वो सिंगल क्वांटिटी बेचता है और जो चिल्लर विक्रेता है वही रिटेलर होता है, बराबर कि नहीं? हाँ। अब आप कभी सिंधी गेम के राज वाले अंकल की दुकान पे चले जाओ और मार्केट में किसी होलसेलर के चले जाओ, तो आप देखोगे उसमें सबसे मेन वैरायटी, तुम तो नहीं बताओगे नालायक को, मैं ही तुम बता रहा हूँ, सुन लो, क्योंकि तुमसे एक्सपेक्ट करता तुम बिजनेस में ध्यान ही नहीं तुम्हारा। बता क्या है डिफरेंस? रेट तो बता दिया ना अभी, क्या हो गया? हो गया क्वांटिटी का भी। बताओ, देखो जनरली रिटेलर मेंटेन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड होलसेलर मेंटेन ओनली 1 or 2 लाइन प्रोडक्ट। जैसे अभी देखो, मनीष को कांच वाले नाम से जाना जाता है, मनीष की फैमिली। भाई मनवानी कौन से? वो कांच वाले होते ही नहीं होते, फिर किसी होता ना भाई। अब जनरली आप देखो, जो होलसेलर होता है, होलसेलर वो 1 or 2 लाइन प्रोडक्ट डील करता है, ओनली 1 or 2 लाइन प्रोडक्ट डील करता है। लेकिन रिटेलर जो होता है वो वाइड वैरायटी मेंटेन करता है, भले लिमिटेड स्टॉक होता है लेकिन उसको हर चीज रखनी पड़ती है। आप देखो, अगर होलसेलर तेल वाला है तो तेल रखेगा और साथ में घी रखेगा, बस सब 2 आइटम, बस वो बल्क में बेचेगा उसको। बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? लेकिन यही अगर किराने की दुकान में जाओगे तो उसके पास तेल नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, उसके पास 200 आइटम और मिल जाएंगे। 200 आइटम। तो अब बताओ, दोनों का को रिलेशन है, लेकिन होलसेलर 1 or 2 लाइन प्रोडक्ट रखता है, डील करता है, लेकिन रिटेलर जो है वो क्वांटिटी कम रखता है लेकिन वैरायटी ऑफ गुड्स मेंटेन ज्यादा करता है। इतना ज्यादा करता है, कभी कभी तो वो गुड्स से भरा हुआ इंसान दिखता ही नहीं। वो राज वाले अंकल के पास जाओ कभी तो अंकल दिखते नहीं, कभी इतना माल आगे आ जाता है। आप लोग देखा है? अंकल अंकल, हाँ बोल ना अंकल, ये हटाओ ना थोड़ा मजमा, बराबर कि नहीं? तो बोलते कहाँ रखूं, इतना मेंटेन रखना है पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक कुछ भी मांग सकता है। लेकिन होलसेलर से ऐसा नहीं होता है, होलसेलर 1 or 2 लाइन प्रोडक्ट ही डील करता है। समझा? तुम्हारा क्या बिजनेस है होलसेल का? हाँ हाँ ओके। और कौन है होलसेल वाला? हाँ
हाँ, तुम्हारा क्या है? नहीं, होलसेल नहीं है, फिर मैन्युफैक्चरर है ना तू। हाँ बताओ, मोबाइल्स का होलसेल का है, तो मोबाइल के साथ तुम एक आधा कवर रख दोगे। हाँ, तुम बताओ। हाँ, रिंग्स, सॉरी, ग्रास, अच्छा किराने का, सॉरी। हाँ, तो किराने में क्या है स्पेशलिटी, सब रखते हो कि सब ऑल ग्रेन्स रखते हो? लगभग, ठीक है। हाँ, तो यानी कहने का सुना क्या होता है कि जनरली ही प्रिफर 1 और 2 लाइन प्रोडक्ट्स। जैसे अभी आप देखो समाज में कुछ लोग बोलते हैं शक्कर वाले हैं, ये वाले हैं, तो ये उनके बिजनेस से उनकी आइडेंटिफाइड हो गई। हम बोलते नहीं कि बात नहीं करते क्या? अरे बात करते ना ऐसे कि शक्कर वाले ये वो है, यानी गुड़ वाले हैं, ये चाय पत्ती वाले ना, इनका चाय पत्ती कैसे बिजनेस है, यानी होलसेलर है। ये कौन है ये? समझा आपको क्लियर? तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस देख देख कर ही आपको अपनी नोट्स बनानी है। ऐसे आज मैं आपको नहीं, आगे चलो आगे आपको टास्क मिलता है। क्या मिलता है? आपके ऐप में आपको असाइनमेंट्स मिलती है कि दुकानों में विजिट करो और उसके बारे में इंक्वायरी लिख के आओ, वो आगे आपको दिया जाएगा, टेंशन मत लो। क्लियर पिक्चर? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान देंगे बच्चों उधर। हाँ, अब हमने इंटरनल ट्रेड तो पढ़ लिया, अब हम आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। अब 2 मिनट यहां पे ध्यान देंगे बच्चा लोग। अब जिस तरीके से इंटरनल ट्रेड 2 एक्टिविटीज में, इंडिया में ट्रेड 2 तरीके से होता है, बोलो कौन सा? होलसेल ट्रेड और उसी प्रकार एक्सटर्नल ट्रेड भी अलग अलग क्राइटेरिया में होता है। वो 3 क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया। अब वो कौन सा क्राइटेरिया है वो अपने को समझना है, लिखना है बेटा ये सब चीजें। तो एक्सटर्नल ट्रेड के 3 पार्ट्स हैं। हाँ, ध्यान उधर। पहला आता है इंपोर्ट ट्रेड, वेरी गुड, है ना, एक्सपोर्ट ट्रेड। और तीसरा आता है इंटरपोर्ट ट्रेड। ये नया नया सोचला अभी आया, हमारे टाइम पे नहीं था ये सब कुछ। इंटरपोर्ट ट्रेड बोलते इसको। व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड समझने में, पहले बताओ, यू गॉट इट वेल, व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड, समझ में आया ना आपको? अब हम बात करते हैं व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड। चलो इंपोर्ट ट्रेड किससे बताएंगे? चलो देखो आपकी धीरे धीरे पिक्चर आगे बढ़ रही है, याद रखना। ये पूरी बिजनेस की साइकिल खत्म करके फिर मैं आऊंगा आपके अकाउंट्स पे। हाँ बोलो, इंपोर्ट ट्रेड किससे बताओ? हाँ बोलना। डिफाइन कैसे करेगा? हाँ बैठो, हाँ बताओ। प्रथम समथिंग नॉट गुड्स बोलो भाई। हाँ हाँ, इम्पोर्टेड, तो इम्पोर्टेड जानना है क्या होता है? अरे अगर इम्पोर्ट लिख दिया तो इम्पोर्टेड का मतलब तो नहीं मालूम है ना? हाँ, सो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज इम्पोर्टेड। ओके, यस, बता हिमेश। बैठ जाओ, बैठ जा। हाँ बोलो। आई एम आस्किंग द वर्ड इम्पोर्टेड, आप मुझे बाबा इम्पोर्टेड वर्ड, मेरे को इम्पोर्टेड को सब्स्टिट्यूट करो वर्ड को। बैठो, देखो इसको डिफाइन कर देना चाहिए तुमको, यानी तुमको कंसेप्ट नहीं, लिखना कैसे है वो भी सीखो हाथों हाथ। हाँ यस दयाल, ट्राई कर, चल ट्राई कर, चलो। ये लिख के आएगा, फिर मार्क्स मिलेगी। अबे मेरे पास सीख रहा, कुछ तो बता। आ रहा क्या? बैठ जाओ, टाइम पास मत कर, चलो। हाँ कौन बताएगा? यस बताओ, इंपोर्ट ट्रेड। होम ट्रेडर नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। नहीं, तू क्या आएगा? बैठो। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो आस्था।
वेरी गुड, सिंपल। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ब्रॉट लिखो, परचेस लिखो, चलेगा, बाय लिखो, सिंपल। नहीं तूने इंपोर्टेड बोला ना बेटा, मैं हाँ सब्स्टिट्यूशन द वर्ड, मुझे एग्जिट सिंप्लीफिकेशन चाहिए। एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइड सिंप्लिसिटी। देखो सिंपल है। व्हेन द सुनो इधर ध्यान दो। अब मैं आपको इंपोर्ट ट्रेड का मतलब बता रहा हूं, इंपोर्ट ट्रेड के क्या क्या खासियत है, क्या ड्रॉबैक है, अब इसके ऊपर चलते हैं, ध्यान दो, हाँ समझो इस चीज को। देखो when the trading activity is done between two parties, सुनो, when the trading activity is done between two parties in which buyer belongs to home country, belongs to, and seller is belongs to foreign country। अब बायर अगर यहां से होगा, सेलर बाहर से होगा, तो गुड्स आएगा ना, एंड गुड्स comes within the boundary with the exchange of foreign currency, with the exchange of currency, that trade is known as import trade। import trade में गुड जो है वो within the boundary आता है। क्या आता है? कंट्री के बाउंड्री के अंदर आता है, विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन। समझा आपको? क्लियर? बस सिंपल, अगर सिंपल लिखना है तो लिखते हैं गुड्स ब्रॉट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, खत्म विषय। इज नोन एज इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड है क्या? देखो जानना कैसा है, इन होना है यानी इंपोर्ट, आउट होना है यानी जा रहा है। और इंपोर्ट जितना करोगे उतना पैदल हो जाएंगे अपन। जिस कंट्री ने अपना इंपोर्ट बढ़ाया हुआ है, इसका मतलब क्या है? सुन लो, इट इज इंप्लाइड कि वो कंट्री खुद को पाल सकती नहीं है। और इसलिए मोदी जी का एक मिशन है आत्मनिर्भर भारत, जहां पे हम अपनी खुद की पूर्ति तो कर पाएंगे, साथ में जो बचेगा वो बाहर बेचकर बाहर का पैसा इंडिया में लाके हमारा इकोनॉमिक स्टेटस हम बढ़ाएंगे। आज अमेरिका जो बड़ा वेल डेवलप कंट्री में आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि उसने अपना इंपोर्ट रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट बढ़ा दिया उसने। एक्सपोर्ट करना अच्छा होता है, इंपोर्ट करना उतना ही घातक होता है। इंपोर्ट फिर किया क्यों जाता है? पूछो क्योंकि देश की पूर्ति तो फुलफिल करनी है। हमारी नीड्स को कौन फुलफिल करेगा भाई? तो देश जब बनाएगा नहीं तो मजबूर हमें बाहर से लेकर अपनी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। आज हमें गाड़ी चाहिए, सही कि नहीं? ट्यूशन पे ऐसे जाऊंगा नहीं मम्मी, गाड़ी क्या चाहिए? भले अलग बात है कि दो घर छोड़ के ही ट्यूशन होंगी, लेकिन दिखाना कैसा है? गाड़ी चाहिए भाई। अब गाड़ी इंडिया नहीं बनाएंगी तो मजबूरन विदेश से ही लाना पड़ेगा ना बेटा। तो इसीलिए देश अपनी नीड्स फुलफिल करना चाहता है, इसलिए इंपोर्ट मजबूरन किया जाता है। और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर हम अलग से एलपीजी पॉलिसी को भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, यानी एक टॉपिक में को रिलेटेड है जो हाथों हाथ में खत्म करूंगा। बता रहा क्लियर में? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से हुआ, पैदा कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, आज देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करता है, ये पूरा सेशंस चलेगा, 2-3 सेशंस के ऊपर। और जो को रिलेटेड टॉपिक्स होंगे वो हाथों हाथ इससे साथ ही मैं खत्म करते जाऊंगा। मैं रुकता नहीं यहाँ पे, बता रहा क्लियर में? हाँ समझा क्लियर? अब सुनो इधर, इसलिए मैं चैप्टर वाइज तुमको नहीं पढ़ाता हूं। जो लिंक टॉपिक है वो हाथों हाथ खत्म हो तो ही आपको पिक्चर अच्छे से समझती है। हाँ अब मैं ध्यान इधर। अब व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड? इंपोर्ट ट्रेड समझ में आया? अब एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होगा बताओ? हाँ अब डिफाइन करो उसको। हाँ बोल। हाँ बोलना बेटा। बिल्कुल बराबर है। When the goods are sold to foreign country, that trade is known as। अब इसको डिटेल में करना है तो वही लिखो, उसके अंदर लिख लो। When the trading activity is done between two parties in which seller हाँ, बेचने वाला कहाँ से बिलोंग करता है? या seller is belongs to home country and buyer belongs to foreign country and the trading activity is done between them, that trade is known as import export trade। क्या बोलेंगे? Here the export trade, the goods can be across, ऐसे ना प्रॉपर स्टेटमेंट दो। मैं चाहता हूं कि गुड्स बाउंड्री के बाहर जाएगा नेशन के, अक्रॉस बियॉन्ड द
बाउंड्री ऑफ द नेशन। ओके, और एक बात सुन लो, जितना एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ेगा उतनी ही इकोनॉमिक वैल्यू अपनी बढ़ेगी। पूछो क्यों? सुनो अब बता रहा हूं मैं। अब मैं कहानी पे आता हूं, ध्यान दो। अब तुमको मेन समझेगा कि ये पैसे का जो वैल्यू गिरता है वो कैसे गिरता है, समझो। देखो अब मैं तुमको बता रहा हूं, सिंपल कॉमन सेंस के बेस पर है। देखो सपोज क्या हुआ है, जो देश एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट, वो देश अपनी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ा देगी अपने आप। कैसे? अब मैं तुमको सिखा रहा हूं, ध्यान दो। सपोज क्या हुआ, अब मेरा ये घर है इंडिया और ये है चाइना वाला। नहीं, ये मेरा घर है, आई एम इंडियन प्योरली वाला, ध्यान दो। देखो अब क्या हुआ, सपोज क्या हुआ, मैंने चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, माल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं। काय का एक्सपोर्ट कर रहा हूं? सपोज मैं एसी बना के बेच रहा हूं। उल्टा होता है आज हम सब ये जो माल चल रहा है ना, ये इंपोर्टेड है सब। क्या ये इंडिया नहीं बनाती लेकिन सपोज अज्यूम करो कि ऐसे देश की वैल्यू बढ़ेगी हमारी, देखो एक्सपोर्ट बढ़ने से। अब देश को मैंने देश को एसी बेची। क्या बेची? किसको बेची? चाइना को। अब बताओ, दो एक्टिविटीज के बीच में ट्रेड, इंटरेस्ट रेट होता है। अब यहाँ तो इंपोर्ट होगा, यहाँ तो एक्सपोर्ट होगा। हाँ, इंटरपोर्ट में अभी तक आया नहीं हूं फिलहाल, इसको रुक जाओ, बाजू में करो। अब क्या हुआ, इस एसी को बनाने के लिए मैं देश के रिसोर्सेज यूज करूंगा, बराबर है कि नहीं? कॉपर, प्लास्टिक, अरे मानते हो कि नहीं? उसके अंदर जो भी लगता है, कॉपर लगता है, प्लास्टिक लगता है, बस दो ही लगते होंगे, और दूसरा आयरन। और अरे ये एसी किससे किससे मिलकर बनती होंगी? देखो, कॉपर से बनती होंगी, कॉपर लगता है अंदर उसको, और एक गैस लगती है, और एक फाइबर लगता है, फाइबर, और हाँ प्लास्टिक को फाइबर बोलते हैं, और बस दो तीन आइटम लगते हैं। सपोज मैंने देश के दो तीन आइटम लगाए, अब देश के रिसोर्स यूज कर रहे हैं हम। देखो कैसे पैसा, जिस देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है ना, उस देश की इकोनॉमिक वैल्यू कैसे बढ़ती है। आज अमेरिका राजा क्यों है? सुनो उस चीज को, आज मैं पूरी पिक्चर तुमको बताने जा रहा हूं, समझो, बहुत मजा आएगा। शॉर्टली डिटेल में हम आगे लेंगे। अब क्या हुआ, सपोज मेरे को इस एसी को देश के रिसोर्सेज बनाने के खर्चे आ गए 10,000 रुपए। ये हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस। क्या हो गई मेरी? अब जाहिर है 10,000 की एसी में 10 में तो बेचूंगा नहीं, तो मैंने इस एसी को मैंने बेचा सपोज 18,000 रुपए में। कितने बेचा? चाइना को सप्लाई किया। तो बताओ ये ट्रेड कौन सा हुआ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पक्का? आई एम अ सेलर, बिलोंग्स फ्रॉम होम कंट्री, एंड चाइना का कोई तो बायर है जो मुझसे एशिया ले रहा है। अब आप देखो, दो मिनट ध्यान से समझने वाली बात है। अब आप बोलोगे सर ये पैसा बढ़ना कैसे हुआ? बढ़ना हुआ है देखो इस तरीके से, मैंने देश के रिसोर्सेज यूज किए मानता हूं, लेकिन कितने यूज किए? 10,000 के। लेकिन उसी देश के अंदर बाहर के रिसोर्सेज कितने के आए? इस तरीके से 8,000 रुपए ज्यादा सरप्लस वैल्यू आ गई ना हमारे पास। इस तरीके से देश अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के अपनी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाता है, क्योंकि देश में पैसा ज्यादा आता है। क्योंकि हम जिस दूर जब बाहर की कंट्री को माल बेचेंगे तो ऑफकोर्स जितने मैंने देश के रिसोर्सेज यूज किए उतने का तो बेचूंगा नहीं, मैं प्रॉफिट डाल के बेचूंगा ना उसको। तो यानी इसका मतलब है कि हमारे देश के रिसोर्सेज कम जाएंगे और आएगा ज्यादा। इस तरीके से आते 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 हमारी इकोनॉमिक वैल्यू, पैसों की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये सब जीडीपी होता है। क्या होता है ये जीडीपी यानी जो हमारे देश में माल बन रहा है, हम कितना अपने देशवासी की पूर्ति कर पा रहे, प्लस हम औरों को बेचकर वहां से पैसा कमा सक रहे। इससे हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ता है। और ये पावर सिर्फ बिजनेस के पास ही है, ना प्रोफेशन के पास, ना एम्प्लॉयमेंट के पास। That's why business is related to all those institutions which create economic value of the nation. समझ में आ रहा है क्लियर? जिस देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा उस देश का अपने आप इकोनॉमिक वैल्यू। आज अमेरिका वेल डेवलप्ड कंट्री इसलिए है क्योंकि वो अपने देशवासियों की भी पूर्ति कर पा रही बना के गुड्स का, और साथ में जो बच रहा है वो बाहर बेचकर अपनी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाते जा रही है। इसलिए इंपोर्ट, जिस दिन हमारा इंडिया पीछे की तरफ है, जितना इंपोर्ट बढ़ेगा उतना हमारे घातक है। और इसलिए मोदी जी बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगा तो हमारा कॉमर्स में कोई खराबी नहीं है, अपने आप आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो हम अपने देश की खुद की पूर्ति कर पाएंगे, प्लस साथ में जो बचेगा वो हम आगे भी बेचकर कमा पाएंगे और पैसे की वैल्यू बढ़ाएंगे। समझा आपको क्लियर? समझा क्या?
अब ऐसे बहुत सारी साइकिल है जो इकोनॉमिक में तुमको पढ़ने को मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड विद, ये जीडीपी में मैडम आपको पढ़ाएगी आगे, टेंशन मत लो उसका, ठीक है। चलो बाकी कल देखते हैं, इंटरपोर्ट से कल हम पिक्चर शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।